Okay, as we promised, we are going to begin up with the article of the constraint motion. और बहुत सारे constraint motions होते हैं. हम typically जो हमें questions में help करेंगे, हमारे type के questions में, that is for our curriculum, उन constraints को करेंगे. Otherwise they are infinitum to deal with. पर हम limited number of constraints को करेंगे, लेकिन वो सारे cases जो हमसे पूछे जाते हैं examinations में, उनको definitely cover up करेंगे. So to mention a few which we have in the lineup, that is string based constraint, मतलब जिसमें tension forces को किस तरीके से use up करना है. Then a normal constraint जिसमें हम contact forces को किस तरीके से use करेंगे objects को connect करने के लिए. And then of course specific constraint जैसे कि अगर हमारे पास एक wedge है, triangular wedge है, तो वहां पे किस तरीके से objects को आपस में relate करना है, उनके motion को, उनके velocity को, उनके acceleration को. When a pulley is coming in to basically make the system easy or to create a mechanical advantage, तो pulley के साथ में किस तरीके से motion को connect करना है particles के. So all these ideas are supposed to be discussed one by one. And first of all, to begin with, एक question करते हैं जिससे हम कल के article से अपने आप को relate करते हुए आगे बढ़े. So let's begin on. The first question over there, and I hope कि आप थोड़ा group में आ जाए, question को solve करें and generate the answer for me. So question is very straightforward कि हमारे पास में एक trolley है जिसका mass हमें given है 5 kg and is on a horizontal smooth surface, friction नहीं है, is pulled by a load of 2 kg. So C जो block है उसका जो mass है वो 2 kg है, and there is a rope. It is not a string. There is a rope ABC. इसके लेंथ हमें 2 मीटर गिवन है और उसका मास जो है वो 1 kg गिवन है. सो जो AB रोप हमें यहाँ पे मेंशन है उसका टोटल मास हमें मेंशन है, मतलब ये जो रोप है, राइट. एंड मास एज द लोड फॉल्स फ्रॉम BC इक्वल टू 0 टू BC इक्वल टू 2 मीटर. मतलब इनिशियली ये बोला जा रहा है कि जो BC की लेंथ है वो 0 है, मतलब इनिशियली सारी लेंथ जो है वो ऊपर है, एंड लेटर ऑन क्या हो रहा है कि BC 2 मीटर हो रही है. मतलब इनिशियल कंडीशन में ऐसा हो रहा है that this is just like this, and in the final condition I think ये जो ट्रॉली है ये आगे मूव करेगी, तो इसको आगे वाली पोजीशन पे बना लेते हैं. So it has reached to the pulley, मतलब ये ट्रॉली यहाँ पहुंच गई क्योंकि जो स्ट्रिंग है, जो BC वाली लेंथ है वो अब कितनी हो गई है, 2 मीटर हो गई है. तो मतलब पहले ये लेंथ 0 थी और अब ये जो लेंथ है ये 2 मीटर हो गई है. सो दैट्स व्हाट द कंडीशन इज गिवन. तो ये पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस हैं वो हमें बता दें. सो प्लीज टेल मी द वैल्यू फॉर द चेंजेस इन द एक्सेलरेशन. मतलब एक तरीके से दो केसेस हो गए, मतलब ये एक पार्ट हो गया उसका केस 1 और ये पार्ट हो गया केस 2. दिस इज 1 एंड 2. सो इसमें फाइंड आउट कर दो कि एक्सेलरेशन कितनी है और इसमें फाइंड आउट कर दो एक्सेलरेशन कितनी है, तो वो रेंज बन जाएगी और उसी तरीके से आंसर गिवन है, दैट इज विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज. So tell me in the first case, what is the value for acceleration? A1 की वैल्यू कितनी है? 20/8. 20/8. तो मास तो ये 2 kg, मास तो ये 2 kg के बना है. इसका मतलब जो पुलिंग फोर्स है डाउनवर्ड वो तो mg होगी, 20 होगी, डिवाइडेड बाय द टोटल मास. सो टोटल मास को चेक कर लें. सो टोटल मास कितना है? व्हाट इज द टोटल मास? 5 kg ट्रॉली and 2 kg load and 1 kg string. So that becomes 20/8. That's the value for the initial acceleration. और A2 कितना हो जाएगा? What will be the value for A2? What will be the value for A2? Will it remain the same or will it change? Will it remain the same or will it change? What is the net gravity force now? What is the net gravity force now? अगर ये रोप वर्टिकल हो गई, अगर ये रोप वर्टिकल हो गई है इसका मतलब ये रोप हो गई. यस. सो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट वेट है वो कितना हो गया है? 3g, मतलब 30 हो गया. इसका मतलब नेट वेट अब 30 आ गया और मास तो पहले जितना जितना था उतना ही है, दैट इज 8. एंड देयरफॉर द एक्सेलरेशन रेंजेस फ्रॉम 20/8 टू 30/8. मतलब एक तरीके से वेरिएबल मास का क्वेश्चन हो गया कि धीरे 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 क्या हो रहा है कि मास उधर आ रहा है.
वेरिएबल मास क्वेश्चन में भी हमने इंटीग्रेशन यूज नहीं करी, दैट इज अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर, और ये डिस्टिंक्ट फीचर को हम यूज करते हैं एज एफ इक्वल टू एम ए। और एफ इक्वल टू एम ए को यूज कैसे करा जाता है, उसकी एक स्टेटमेंट होती है, हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ लोकल रिलेशन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, दैट्स एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट्स एन इंस्टेंटेनियस फोर्स, मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन का मतलब है जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप, जिस इंस्टेंट पे आप इसको स्टडी कर रहे हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको क्या देखनी है, नेट फोर्स, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको क्या मिलेगी, नेट एक्सेलरेशन। उसके आगे पीछे क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे हम काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं, सो वी यूज द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि 10 सेकंड्स के बाद क्या होगा, 10 सेकंड पहले क्या होगा। But such a kind of astrology is not present in Newton's second law. ये उसी इंस्टेंट पे बिहेव करता है। सो इसमें ए क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एफ क्या है, इंस्टेंटेनियस फोर्स, और इसी आइडिया को हम बोलते हैं लोकल रिलेशन। टू अप्लाई दैट एट दैट इंस्टेंट, मतलब ये आपका किसी t इक्वल टू 0 पे था और ये कोई t इक्वल टू t सेकेंड्स पे था, तो आपने उस इंस्टेंट पे न्यू फ्री बॉडी बनाई और उस न्यू फ्री बॉडी के हिसाब से उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन को वर्क अपॉन किया। A goodness of the Newton's second law. Moving on. So let's walk into the article of the constrained motion. Constrained motion में तीन parts हम करते हैं. That's displacement constraint. इसका मतलब हो गया कि जितने भी पार्टिकल सिस्टम में हैं, जितने भी मूविंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम है, so हमारा कंसर्न किसके ऊपर रहता है, ऑन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो जो भी मूविंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम है उनका आपस में डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, मतलब एक पार्टिकल अगर x1 मूव करा, दूसरा x2 मूव करा, तीसरा x3 मूव करा, तो उनके x1 x2 x3 में क्या रिलेशन है, इस आइडिया को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कंस्ट्रेंट। अब अगर वो मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी और स्पीड्स होंगी, तो उनका आपस में जो कनेक्शन होगा, जो भी मैथमेटिकल रिलेशन आप निकालोगे, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी कंस्ट्रेंट। एंड इफ दे आर एक्सेलरेटिंग, ऐसा हो सकता है कि सिस्टम एक्सेलरेट ना करे, पर इफ दे आर एक्सेलरेटिंग, इन दैट केस उनके आपस में जो एक्सेलरेशन के रिलेशन होंगे, हम उनको बोलेंगे एज एन एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट। सो जाहिर सी बात है, मतलब दिस इज अ कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम जो है वो मोशन में आ रहा है, और तब हम उनके मोशन को आपस में रिलेट करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे दे वर डैम सिंपल, जिसके अंदर हमने देखा कि एक पार्टिकल अगर एक्स जा रहा है तो दूसरा भी एक्स जा रहा है, एक की स्पीड अगर v है तो दूसरे की भी v है, और जितने भी पार्टिकल सिस्टम में थे सभी की एक्सेलरेशन सेम थी। पर अब शायद वो आइडिया थोड़ा सा बदलने वाला है, और तब हमें देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली सभी की एक्सेलरेशन कैसे है। सो बिगिन करते हैं फर्स्ट सिनेरियो से, अ सिंपल सिनेरियो ओवर देयर, दैट इज एन एटवुड मशीन। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास दो मूविंग पार्ट्स हैं, m1 एंड m2, द टू ब्लॉक्स आर सपोज्ड टू बी द मूविंग पार्ट्स, राइट। तो अब हम इसको आपस में कैसे रिलेट करें, तो हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और बहुत ही सिंपल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट which is based upon a idea, कौन सा idea, that was an ideal string, और ideal string की particular characteristic कौन सी, that is inextensibility। इसका मतलब in short the length of the string cannot change। Excellent। So the length of the string cannot change, which means हम string की instantaneous length देख लेते हैं, तो उसके लिए एक reference ले लेते हैं। So I'm taking this as a reference। देखो इसके ऊपर यहाँ पे पुली पे जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएगी किसी भी मोमेंट पे, वो तो हमेशा पाई इंटू आर ही रहेगी, तो वो तो चेंज होने नहीं वाली, मतलब वो तो वैसे भी कांस्टेंट। तो मैंने इसको क्या बना लिया, एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दिस इज बिहेविंग एज अ रेफरेंस लाइन ओवर हियर, और यहाँ पे अपने ऑब्जर्वर को बिठा के, है ना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो गया, उसको बिठा के आई एम एबल टू सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। तो इस समय जो इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है पहले मूविंग पार्टिकल की, वो x1 है, और दूसरे मूविंग पार्टिकल की कितनी है, x2 आ रही है। सो टेक्निकली अगर मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को चेक कर रहा हूँ, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओवर देयर इज इक्वल टू कितनी है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस पाई इंटू आर होनी चाहिए थी, है ना, और मैं इसको टोटल कांस्टेंट लिख लेता एज थी। पर पाई इंटू आर इज एन ऑप्शनल फीचर, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं कहीं पे लिखा हुआ।
तो वो सिंप्लिसिटी से क्या लिख देंगे, दैट इज x1 प्लस x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप सोचोगे कि सर वो ऊपर वाली लेंथ कहाँ गई, तो वो मैंने आपको अकाउंट कर दी। तो लिखो या ना लिखो एक ही फर्क है, क्योंकि वो बदलने वाली है। So as the books are going to write it, this will be reduced to as x1 plus x2 as equal to c. मैं उसको c नॉट लिख देता हूँ, where it is a constant, the total length is a constant. अब मैं क्या करूँ? So I can differentiate this equation. तो मैंने इसको differentiate करा. If I differentiate this, I get dx1 upon dt and plus dx2 upon dt as equal to 0. On differentiate, और differentiate करके मेरे को मिलता क्या है? Instantaneous velocity. मतलब v1 plus v2 that becomes equal to 0, और ये velocity है. Which clearly explains to me that the v2 is supposed to be minus of v1. इसका मतलब अगर एक नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, इससे ये पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इफ द क्वेश्चन स्टिल आस्क मी कि भाई ये बताओ कि इनका आपस में एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन, आई कैन गो वन स्टेप अहेड, मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, कीपिंग इन माइंड द होल आइडिया कि xt से vt और vt से at जाने का सिंपल तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। तो मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया, एंड आई एम एबल टू रिसीव इट dv1 अपॉन dt प्लस dv2 अपॉन dt एज इक्वल टू 0। dv1 upon dt gives me a1 and dv2 upon dt as a2, so दोनों का sum acceleration 0 है, quietly understood that a2 is equal to minus of a. So what will be this known as, that is a displacement constraint, what is this known as the velocity constraint, and finally the acceleration constraint. अच्छा, जैसे ये तो सबसे सिंपल वाला केस है ना, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे पढ़े भी ना तो भी आपको तो ये बात पता ही थी लॉजिस्टिकली कि m1 नीचे आएगा, m2 उतना ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब एक तरीके से वेरीफाई हो गया और एक नया मेथड हमारे हाथ में आ गया। बट दिस सीम्स लाइक अ वेरी प्रिमिटिव मेथड। अभी तो सिंपल लग रहा है ना, सिंपल इसलिए लग रहा है रीजन बिकॉज की ज्यादा कुछ है नहीं करने को, एक ही स्ट्रिंग है एंड द थिंग्स आर लुकिंग सिंपल। एक रेफरेंस बनाया, x1 plus x2 इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, डिफरेंशिएट मारा, मिल गया रिजल्ट। बट थिंग्स में गेट कॉम्प्लेक्स और फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अपने को थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है ना, कैलकुलस ज्यादा आ गई फिर इसके अंदर, वैसे थोड़ी मुश्किल लगने लगती है। सो देयर मस्ट बी ऑल्टरनेटिव वेज आल्सो। ये भी है, प्रिमिटिव मेथड है, और एक्चुअली में ये ऐसा मेथड है ये कभी धोखा नहीं देता, मतलब कभी धोखा नहीं देगा। मतलब इन द सेंस, मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन कहीं पे फंस जाएगा और अच्छा टिपिकल क्वेश्चन होगा और फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस टाइप का कंस्ट्रेंट लगाऊं, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस बेसिक, और यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा और शायद गलती भी एनालाइज हो जाएगी, ऐसा होगा, राइट। तो चलो फिलहाल के लिए लेट्स ट्राई दिस सेम आइडिया थ्रू अ डिफरेंट कंस्ट्रेंट आल्सो। अब डिफरेंट कंस्ट्रेंट कहाँ से आया, तो उसके अंदर मुझे दिखा कि यहाँ पे एक पुली भी है। तो जैसे पुली मुझे देखी तो मुझे लगा यार पुली के बेसिक से एक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने इंट्रोड्यूस करा मेरे को सेम क्वेश्चन के अंदर अ पुली कंस्ट्रेंट। नाउ हाउ डज अ पुली कंस्ट्रेंट वर्क्स, दैट इज अ वेरी सिंपल आइडिया। पुली कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है कि भाई मेरे पास ये पुली है, उस पुली के सेंटर से ये पॉइंट है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग पास करेगी, तो उसके दोनों फ्री एंड्स पे ब्लॉक्स हों, मैं उनको पॉइंट्स बोल रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग देम एज अ पॉइंट्स, दिस एज अ पॉइंट, दिस एज अ पॉइंट, दिस एज अ पॉइंट। तो समटाइम इट इज आल्सो नोन एज अ पॉइंट मेथड, दोबारा बोलो, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज अ पॉइंट मेथड, ठीक है। मैं इसको पुली कंस्ट्रेंट के नाम से देख रहा हूँ, आप किसी और कहीं पे देखेंगे किसी बुक्स में तो हो सकता है किसी एक आधी बुक में इसको पॉइंट कंस्ट्रेंट भी बोला जाए। ये 3 पॉइंट्स है मेरे रेफरेंस के, ठीक। अब ये जो पॉइंट है, मतलब इसको नाम दे रहे, दिस इज as A, this is B and this is P. P मतलब पुली होगी, 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, उसको कोई फर्क पड़ना है। अब मैं इसको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, मतलब पॉइंट बहुत इजी तरीके से। इजी तरीके से कैसे, कि जो सेंटर वाला पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लगता है कितनी होगी? मेरे को लगता है जो A और B की एवरेज होगी उसके बराबर होगी। इसका मतलब आई फील कि जो XA प्लस XB अपॉन 2 होगा, एवरेज A मूव करा, B मूव करा, तो सेंटर वाला पॉइंट कितना मूव करा, उनका एवरेज, एंड दैट शुड बी इक्वल टू x। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन। अब मैं इसको रिलेटिव मोशन से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं इसको एक एलिवेटर में जाके वहां से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ रिलेटिव आइडिया से, एंड बट आई फील दैट दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस आइडिया, दैट इज एन एवरेज एट अ सेकंड। अब मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना पड़े तो मेरे को सीधा सीधा वेलोसिटी कंस्ट्रेंट मिल जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएट करके क्यों दिखाऊं, आपको तो पता ही है ना, डिफरेंशिएट करके पोजीशन को वेलोसिटी मिलती।
इसका मतलब on differentiating this particular equation, I will be directly getting as what? VA plus VB upon 2 as equal to VP. और अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लूं, so then I will be getting the acceleration behavior. That will be acceleration of A plus acceleration of B upon 2 will be acceleration of B. Simple. अच्छा, एक बात ना भूलें कि ये सब ना वेक्टर्स हैं. ये जैसे पिछले वाले अभी आर्टिकल में पिछले कंस्ट्रेंट के अंदर ही हमने देखा कि एक्चुअली ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, मतलब इसके ना डायरेक्शन यूज होते हैं. तो वेक्टर्स तो अपने को आते ही और कभी हमसे पीछे जो छूटने वाले हैं. तो ये मेरे 3 इक्वेशन बन गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट. मैंने कहा यहाँ लगा के देख लेते. तो यहाँ पे मैंने ऐसे रेफरेंस के 3 पॉइंट्स देखे तुरंत. तो मेरे को ये वाला एक पॉइंट मिला, मुझे ये वाला पॉइंट मिला और मुझे ये वाला पॉइंट मिला. क्या बात है. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है x2 और इसकी कितनी है, दैट इज xp. पर xp तो 0 है क्योंकि ये तो रिजिड है. इस केस में ये तो रिजिड सपोर्ट है, वो तो मूव करने नहीं वाला. इसका मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है उस पॉइंट की इस केस में ना. अच्छा, तो फिर मैंने रिलेशन में लगा दिया. सिर्फ अप्लाइंग द रिलेशन, दैट बिकम्स x1 plus x2 upon 2 as equal to 0, which gives me x1 plus x2 is equal to 0, or x1 or x2 is minus of x1. तो क्या समझ में आया कि एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा सेम अमाउंट से. ये तो हमने पहले भी सीख लिया था. ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी में कर ले तो एक ही बात होगी, जब ऊपर वाला पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी भी तो 0 ही आएगी. इसका मतलब दैट इज v1 plus v2 upon 2 equal to 0. तो वहां से भी तो सेम ही कंडीशन आ रही है, v1 equal to minus v2, जो कि हमने पिछले कंस्ट्रेंट में भी देखी. सेम ही रिलेशन है. सो वी आर हैप्पी अबाउट इट कि हमारे को एक और मेथड मिल गया. पॉइंट मेथड बोले या पुली कंस्ट्रेंट बोले, और बहुत इजी से रिलेशंस है. मतलब किसी को रट्टा भी नहीं मारना पड़ रहा, एक तरीके का एवरेज बिहेवियर. But then you need to be careful about the directions. You need to be very careful about direction. What do I mean by that, very careful about the directions? I mean that suppose I pick up a question for you, है ना? Let's say I pick up a question for you. Let me pick up a question for you in this manner, that this point is moving up at 7 meter per second and this point is moving at 3 meter per second. So happy going. और मुझसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है. सेकंड सिनेरियो है कि मुझे बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो नीचे आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और अब मुझे बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी. सो कैन यू हेल्प मी आउट विद द आंसर्स? कैन यू हेल्प मी आउट विद द आंसर्स फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड फॉर द सेकंड पार्ट? What is the VP in the first part and what is the VP in the second part? Come up. Come up. ये मेरी आवाज आ रही है? सर फर्स्ट का 5 है. 5. और दूसरे का what about the second? सेकंड का 2. Yes, second का 2. राइट. मतलब मैं अगर इसको वेक्टर से लिखता so I could have written like this. See, मतलब बिल्कुल सही आंसर बोले आपने. That is 7 of j cap plus 3 of j cap upon 2. क्योंकि मुझे वेक्टर्स की आदत है, मेरे को मतलब करेक्शन अपनी सही लग रही है. तो 7 plus 3 10/2, that becomes 5 of j. और सेकंड वाले केस में 7 वाला तो ऊपर जा रहा था, that is 7 of j, और दूसरा वाला कहाँ जा रहा था, नीचे. सो thrice of minus of j and upon 2. So absolutely correct. 7 minus 3 4, 4 upon 2 is 2, so 2 j cap. So I'm absolutely clear कि VP वाला पॉइंट भी ऊपर ही जा रहा है. फाइनली रिजल्ट में दोनों केस में ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है. Absolutely fine. If I would have a question drawn like this, that this particular point was moving down at 7 meter per second and this particular point was moving up at 3 meter per second. Now, what is the value for VP in this case? Sir, -2 हो जाएगी. माइनस Yes, so that is what I wanted to tell you about the direction quotients. तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर हम VP को चेक करें, so that is 7 of minus j and plus 3 of plus of j and upon 2. So that gives me -4/2. So that is twice of minus of j. इसका मतलब ये वाला जो point है, that will be moving down over there. So it is relatively very simple article.
बहुत ही आसान है, एवरेज लेना है, बिल्कुल सही है, पर डायरेक्शन के साथ में देखना है। So if you would have taken a screenshot, I'm moving back to the main screen. और ये मैंने वेलोसिटी के रिलेशंस बता दिए, तो सेम तरीके से एक्सेलरेशन भी वर्क अपॉन करें। मतलब इन्हीं में आप 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लो, तो आपका आंसर वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। मूविंग बैक, सो दैट्स आवर पुली कंस्ट्रेंट। एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से आपको समझा दिया। एंड देन आई हैव समथिंग एक्सेलेंट इन स्टोर फॉर यू। मतलब of course a method number 3, and that's something exclusive. मतलब that's a best which we can get in these constraint methods. And for that there is to be a term to be introduced, और उस term को मैं बोल रहा हूँ as a pseudo, है ना। डिस्कशन तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी छेड़ा था, तो इस बार उसको मैं नाम दे रहा हूँ, that's a pseudo work constraint or the pseudo work method. अब देखो सूडो का मतलब होता है इन फैक्ट इज फिक्शनल, इमेजिनरी, राइट। मतलब ऐसा हो नहीं रहा है पर ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज एपरेंट पर रियल नहीं है। तो सूडो मींस इमेजिनरी एक तरीके से, तो हम ये एप्ट वर्ड है यहाँ पे, करेक्ट वर्ड लग रहा है, इमेजिनरी वर्क मेथड। इमेजिनरी वर्क क्या होता है भाई? वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। तो मेरी बात को समझना, क्या हो रहा है देखना ध्यान से। हो क्या रहा है कि मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ, किसकी? टेंशन की। तो इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रही है और इस पे भी ऊपर लग रही है, अरे दोनों पे ऊपर ही लग रही है, वेरी गुड। अब मैंने ये सोचा M1 जो है वो M2 से जा रहा है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि M1 वाला नीचे है, तो M1 वाला डेफिनेटली नीचे आएगा, एब्सोल्युटली ग्रेट। कितना नीचे आएगा? मैंने कहा X1 नीचे आएगा। अच्छा, और M2 कहाँ जाएगा? मैंने कहा X2 ऊपर जाएगा, एब्सोल्युटली ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, जो M1 ब्लॉक है क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है? दोबारा से, जो M1 ब्लॉक है क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है? मैंने कहा वर्क क्या होता है? तो मेरे को बताया गया कि वेक्टर्स में सीखा गया था कि वर्क होता है F.S। इसका मतलब दैट इज Fs cos थीटा। तो एंगल देखना पड़ता है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के लिए। तो मैंने देखा M1 ब्लॉक के ऊपर, M1 ब्लॉक के ऊपर जब मैंने चेक करा तो मुझे क्या समझ में आया कि उनके बीच का एंगल 180 आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर है। सो वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक 1 इज इक्वल टू T into x1 into cos of 180। तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ tx1, करेक्ट है ना, माइनस tx1 आ गया। और ऐसे ही मैंने जब चेक ऑन करा ऑन द सेकंड ब्लॉक, तो वहां पता चला टेंशन भी ऊपर है, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो उनके बीच का एंगल 0 है। दैट मींस दैट इज t into x2 into cos 0। सो वो सिंपल हो गया आपका प्लस ऑफ t into x2। अब मैंने क्या चेक करा? नेटवर्क। सो मैंने नेटवर्क चेक करा। नेटवर्क कैसे मिलेगा? किसका? नेटवर्क बाय द टेंशन, दैट इज W1 प्लस W2। सो W1 लिखा मैंने, कितना है? माइनस ऑफ tx1, और W2 लिखा कितना है? प्लस ऑफ tx2। लेकिन फिर बाद में पता चला सर x1 और x2 तो सेम ही है मैग्नीट्यूड में, वो तो सेम आ रहे हैं, और डायरेक्शन तो आपने पहले देख लिया। इसका मतलब दैट इज माइनस tx एंड प्लस tx, ये तो ऐड करके 0 आ गया, ये तो ऐड करके 0 आ गया। इसका मतलब वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू 0। तो सूडो का मतलब क्या हुआ? सूडो का मतलब ये हुआ कि हमें लगा कि टेंशन वर्क कर रही है जब हमने सिर्फ M1 को देखा, हमें लगा कि टेंशन वर्क कर रही है जब हमने सिर्फ M2 को देखा, लेकिन जब हमने पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क देखा टेंशन का, तो वो तो 0 आ गया। मतलब एक पार्टिकल पे उसने पॉजिटिव वर्क करा, एक पार्टिकल पे इक्विवेलेंट नेगेटिव वर्क करा, पर पूरे सिस्टम पे मिला के वर्क कितना करा? 0। और होना भी चाहिए था, रीजन टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स और सिस्टम के ऊपर वर्क कर ही नहीं पाएगी ना, वो तो एक्सटर्नली जब ग्रेविटी लगेगी तब ये मूव करेगा ना। सिस्टम के अंदर बैठे बैठे थोड़ी कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी वो अपने आप ब्लॉक मूव करने लगेगा। सो इस पूरे कंस्ट्रेंट का जो बेसिक आइडिया है वो तो अपने पल्ले पड़ा ना, दैट इंटरनल फोर्स, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? टेंशन की। सो द इंटरनल फोर्स विच इज द टेंशन ओवर देयर डज नॉट परफॉर्म नेटवर्क, ये आइडिया है। अब इसको मैं लिखूं कैसे? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज समेशन ऑफ ti xi इज इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रेंट को इस तरीके से लिख सकता हूं, मतलब t1 x1 प्लस t2 x2 विल बी इक्वल टू 0। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर
आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ti डॉट xi इक्वल टू 0, मतलब कोई वक्त पॉजिटिव होगा कोई वक्त नेगेटिव होगा और कुल मिला के नेट कितना आ जाएगा 0 का। एंड दिस विल बी द स्टेटमेंट मैथमेटिकली फॉर द सूडो वर्क। जब आप डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना चाहते, अगर आप चाहते हैं वेलोसिटीज को रिलेट करना, सो देन इट विल बी समेशन ti vi एज इक्वल टू 0 dot product. And similarly, if you want to relate acceleration, so that is ti dot ai as equal to 0. अब मेरे को पता नहीं था यहाँ पे, अब मैं वेट कर सकता था कि जब वर्क आएगा तब मैं बताऊंगा, वर्क एनर्जी में बताऊंगा इसको, पर तब तक देर हो जाती है, तब तक कंस्ट्रेंट का आर्टिकल तो खत्म हो जाता, और फिर लगता है कि इतने मुश्किल मुश्किल मेथड से हमने क्वेश्चंस करे, पहले ही हमारे को आसान मेथड मिल जाता। तो समझने में ये सबसे डिफिकल्ट लगा, है ना, कि मतलब इतना लेंथी गया कि हमने देखा कि भाई T1 का वर्क, T2 का वर्क, फिर देखा कि नेटवर्क 0 जा रहा है, पर अप्लाई करने में सबसे आसान, इसे इजीएस्ट इन एप्लीकेशन। मतलब इसी क्वेश्चन में इसको रीअप्लाई करके देखते, इसी क्वेश्चन में रीअप्लाई करके देखते। तो इसी क्वेश्चन में रीअप्लाई कैसे करूं मैं, कि मैंने इस सिचुएशन को दोबारा बनाया और देखा कि भाई ये दोनों ब्लॉक्स थे और मेरे को बोला गया था आपको देखना है समेशन ऑफ ti vi डॉट प्रोडक्ट के साथ में इक्वल टू 0। मैंने कहा वेरी गुड। तो मतलब एक ये ब्लॉक था फर्स्ट और ये सेकंड था, इसमें टेंशन थी T1, इसमें टेंशन थी T2, लेकिन मेरे को ना प्रीवियस नॉलेज से पता था कि T1 T2 सेम है। उसका रीजन था आइडियलिज्म इन द स्ट्रिंग्स, तो वो मुझे पहले से पता था। वेरी गुड। तो और मुझे क्या करना था, इनकी वेलोसिटी रिलेट करनी थी, मतलब इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2, उसको रिलेट करना था। मैंने कहा हो गया फिर। तो मैंने कहा एक की बता दो तो दूसरे की बता दूंगा। तो उसने बोला कि भाई ऐसा है, ये v1 से नीचे जा रहा है, तो v2 की बता दो क्या हो। तो मैंने कहा एक्सेलेंट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, T1 ऊपर लग रहा था, v1 नीचे लग रहा है, तो सीधा नेगेटिव लगा दो, क्योंकि cos 180 माइनस हो, क्योंकि T1 और v1 ऑपोजिट है, तो सिंपल होगा। और दूसरे के लिए दैट इज प्लस T2 एंड v2 शुड बी इक्वल टू 0, उसका पॉजिटिव नेगेटिव मुझे अपने आप मिल जाएगा। तो मिल गया कि नहीं पॉजिटिव, बिल्कुल मिल गया, बिकॉज दैट इज T2 v2 इज इक्वल टू T1 v1, लेकिन एक्स्ट्रा T सेम है, सो दैट इज T v2 इज इक्वल टू T v1। ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, मैंने मल्टीपल स्टेप्स लिख के दिखा दिए। इसका मतलब क्लियर आउट हो गया कि v2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस ऑफ v1 आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस ऑफ v1 आ रहा है। इसका मतलब ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, ऊपर को मूव करेगा। अब v1 को 10 मीटर पर सेकंड रख लो ना, तो v2 कितना आ गया, प्लस 10 मीटर पर सेकंड। So this is as simple as it is feeling right now over there. Summation T1 V1, so sorry, Ti Vi is equal to 0. Acceleration के लिए भी सेम तरीके से अप्लाई करो, that minus T1 A1 plus T2 A2 equal to 0. ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ कंपोनेंट्स, अभी तो दो ब्लॉक्स है, कुछ पार्ट्स में पॉजिटिव आएगा, कुछ पार्ट्स में नेगेटिव आएगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर कोई और एंगल भी आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है, 30 डिग्री एंगल भी आ सकता है, वो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन जाएंगे। अभी तो हम सीधे सीधे वाले केसेस देख रहे हैं जिसके अंदर थीटा 0 या तो थीटा 180 आ। सो गोइंग बैक, दैट वाज द मेथड नंबर 3। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आपके पास 3 मेथड है, आप तीनों मेथड में से कोई भी पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और उससे अपने क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस उठाते हैं, राइट, सिनेरियोस देखते हैं, और पहले हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों जो हमने मेथड सीखे हैं तीनों से अप्लाई करके देखें, और फिर उसके बाद में चॉइस ले लेंगे कि भाई किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करें। तो पहले थोड़ा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कंस्ट्रेंट के ऊपर, और ये तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट एक ही आइडिया के ऊपर बेस्ड है, टेंशन के ऊपर बेस्ड है, स्ट्रिंग्स के ऊपर बेस्ड है। तो आप इनको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का नाम से जान सकते हैं। सो दैट्स माय सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अप, और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मुझे करना क्या, बेसिकली मुझे A1 और A2 को रिलेट करना है। सो दो ब्लॉक्स हैं A1 एंड A2, उनको मुझे रिलेट करना है। सो मेरे पास वेरियस मेथड्स हो सकते हैं और उन वेरियस मेथड्स को मुझे यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करूं, तो मैंने इसका ये रेफरेंस क्रिएट कर लिया, ये वाला, मान लो ये वाला मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से रेफरेंस से मैंने डिस्प्लेसमेंट है कि मूविंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर, ये पहला मेरा मूविंग पार्ट, ये दूसरा मूविंग पार्ट, ये तीसरा मूविंग पार्ट। तो मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लिखी x1, और आगे डिस्प्लेसमेंट इसकी लिखी मैंने x2, ठीक, और इसकी लिख दी मैंने x3, ये लिख दी। 3 मूविंग पार्ट्स है, तीनों के मैंने डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर। अब मैंने क्या करना है, मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को लिख लिया।
सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? तो मैंने पहले लेंथ एक स्ट्रिंग देखी, तो ये पूरी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ तक x1 प्लस आगे ये वाली लेंथ कितनी आ गई x3, सो दैट इज x3, और फिर ये वाली लेंथ भी आ गई, ये कितनी है वापस से x3, सो प्लस ऑफ x3 एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट यार, दैट इज कांस्टेंट, ये जो मैंने आपकी शेड अप करी है x1 प्लस x3 प्लस x3 दैट कम्स एज इक्वल टू 0, सिंपल हो, करेक्ट। एंड नाउ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आई विल बी गेटिंग v1 प्लस v3 प्लस v3, 2v3 लिख लो एज इक्वल टू 0, और एक बार और डिफरेंशिएट करूं सो आई विल गेट a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a3 एज इक्वल टू 0, ये तो डबल हो गया ना। तो ये मुझे a1 और a3 के बीच में रिलेशन मिल गया, पर मेरे को तो a1 और a2 के बीच में निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, a3 और a2 के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा? दैट इज वाया सेकेंड स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग कौन सी? ये वाली जो स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ मैंने चेक कर ली, वो तो सिंपल है, वो तो ये वाली लेंथ है, वो किससे आ रही है? x2 माइनस x3 से। So I have the second equation that x2 minus x3 is equal to constant. C नोट लिख लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करा मैंने, so as I differentiate this I get v2 minus of v3 as equal to 0 और a2 minus of a3 equal to 0 और simply a2 becomes equal to a3। अब ये वैसे कॉमन सेंस थी कि मतलब अगर मैं ये सेंटर यहाँ पे देख रहा हूँ इसका पुली का और इस ब्लॉक का, तो दोनों मतलब एक ही पॉइंट से तो कनेक्टेड है, तो दोनों की सेम ही आनी। तो मुझे एक कंडीशन मिल गई, इसको मैं वापस प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट बिकम्स a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 एज इक्वल टू 0, ये मेरा रिलेशन है। अब a1 प्लस ट्वाइस ऑफ a2 इक्वल टू 0 का मतलब क्लियर है कि a1 इज माइनस ऑफ 2a2, इसका मतलब अगर ये नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली ये ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली डन, राइट। सो दिस इज ऑफ कोर्स लुकिंग लाइक अ लेंथी मेथड, पर बिल्कुल बेस मेथड है, और किस आइडिया से आया? दैट इज वाया द इनएक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये डिफिकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि दो स्ट्रिंग्स आ गए, पहले हमने जो करा था तो एक ही स्ट्रिंग थी, अब दो स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट करना पड़ा। तो पहली वाली स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट करा x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x3 इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरे वाले को करा तो x2 माइनस x3 इक्वल टू कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने जितने मूविंग पार्ट्स है, तो m1 मूविंग है, m2 मूविंग है और पुली b मूविंग है, पुली ये स्टेशनरी है, तो जितने भी मूविंग पार्ट्स है सबकी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को चेक करा, और फिर लेंथ ऑफ जितनी भी स्ट्रिंग्स है, अगर ये क्वेश्चन बढ़ भी जाता है तो अगर 3 स्ट्रिंग आ जाती है तो अब तीनों स्ट्रिंग की लेंथ को लिखोगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पे या एक्सेलरेशन पे ले जाओगे और आपस में इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सो यहाँ से जो रिजल्ट हमें आया वो ये आया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है दूसरे मेथड से कि भाई दूसरा मेथड इससे सिंपलर है या वो भी टफ है, देख लेते हैं। सेकेंड मेथड इसको आइडेंटिफाई करते हैं सेम क्वेश्चन को डील करने के लिए। So I'm picking up the second method, pulley constraint से अब इस सेम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो पुली कंस्ट्रेंट या पॉइंट मेथड देख लेते हैं। तो पॉइंट मेथड के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इधर अप्लाई कर लेता हूँ। इधर यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। ये पुली ए की कहानी, ये ए वाली पुली। तो इसका ये वाला पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि ये तो रिजिड सपोर्ट है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है ना। अब इससे ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स कनेक्टेड, ठीक। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसको कोई और नाम दे दें इस वाले पॉइंट को, तो ये पॉइंट जो है ये तो 1 से कनेक्टेड है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को कोई भी नाम देते हैं क्योंकि 2 तो नहीं दे रहे, तो कोई भी नाम दे देते, 3 नाम दे देते। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, दैट सीधा एक्सेलरेशन लगा रहा हूँ मैं। सो a1 प्लस a3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, सिंपल हो गई क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा। तो यहाँ से मुझे सीधा क्या मिल रहा है, दैट a1 प्लस a3 इज 0 और a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a3, ये मिल गया। ये मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं दोबारा इसको लगाता हूँ पॉइंट मेथड को, कहाँ पे? अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पुली बी भी मिल रही है, तो जितनी बार पुली मिलेगी मैं उतनी बार ये कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ। तो मैंने पुली बी के लिए इसको अप्लाई करा। अब ये पुली बी की कहा है। अब पुली बी के लिए यहाँ वाला पॉइंट क्या है जो मैंने मेंशन करा था, 3 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने 3 मेंशन करा हुआ।
अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है 4, और उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो फिर से फिक्स है, ये तो फिर से रिजिड से फिक्स है ये वाला पॉइंट, तो वो तो मूव करेगा नहीं। इसका मतलब इस वाले पॉइंट की जो ये 4 वाला पॉइंट है उसकी तो फिर से 0 है, तो मैं उसको सीधा 0 लिख, क्योंकि वो मूव ही नहीं करने वाला। और ये जो पॉइंट है ये 2 से कनेक्टेड, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया a3 प्लस 0/2 इज इक्वल टू a2। एवरेज लिख ली मैंने फिर से, a3 प्लस 0/2 एज इक्वल टू a2। अब a3 की वैल्यू ऊपर से पिक कर ले, a3 कितना है यहाँ से -a1, so that becomes -a1/2 as equal to a2, so I'm getting minus of a1 as equal to twice of a2। I think we are getting the same relation जैसे हमें पहले मिला, but with the second method, and that's a pulley method or a point method। तो मैंने पहले पुली ए के लिए 3 पॉइंट्स कंसीडर करे, उसके अंदर ऊपर वाला पॉइंट फिक्स था, उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो नीचे वाले जो दोनों पॉइंट्स है a1 प्लस a3 इक्वल टू 0 आ गए। फिर दूसरी पुली के लिए चेक करा तो उसका राइट साइड वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो मूव ही नहीं कर रहा है क्योंकि रिजिड से कनेक्टेड है। इसका मतलब 0.3 और 0.2 आपस में रिलेट हो गए, और मुझे फिर दोनों इक्वेशन की मदद से a1 और a2 के बीच में रिलेशन मिल। मुझे पर्सनली लग रहा है कि पिछले वाले से कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। तो पिछले वाला तो मेरा उस दिन के लिए रह गया जिस दिन मेरा कहीं से क्वेश्चन बन नहीं रहा होगा और मुझे कोई दिक्कत आ रही होगी, मेरे को वेरीफाई नहीं हो रहा होगा आंसर मेरा, तो मैं शायद वहां पे जाऊंगा। अदरवाइज 99% क्वेश्चंस में मैं उस पर्टिकुलर मेथड पे जाने वाला हूँ नहीं। अब मैं देखता हूँ तीसरा वाला मेथड, जो कि मैंने बोला था कि वो स्पेशल है ना, मतलब उसकी थ्योरी तो बनाने में मेरे को टाइम लगा, लेकिन वो काफी स्पेशल मेथड। अब देखते हैं कि वो इतना स्पेशल क्यों है। व्हाई इट इज सो स्पेशल? बिकॉज इट मेक्स यू क्विकर इन द क्वेश्चंस। अब फास्ट हो जाते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। कैसे? देखते हैं। द सेम क्वेश्चन बाय द मेथड नंबर 3, दैट्स द सूडो वर्क कंस्ट्रेंट। बहुत ही सिंपल सा मेथड था भाई, कि मुझे क्या देखना था कि इसमें टेंशन कहाँ लग रही है। तो मेरे को ना टेंशन तो मैंने पूरे एक लेक्चर लगा के सिखाई। कैसे सिखाई थी भाई? कि देखो कि अगर इसमें टेंशन टी है तो इसमें टेंशन टी आएगी, इसमें भी टेंशन टी आएगी, तो ये नीचे वाली स्ट्रिंग में कितनी आएगी, इस वाली स्ट्रिंग में कितनी आएगी? बोलो बोलो, इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी? ट्वाइस ऑफ भाई टी। ट्वाइस ऑफ टी होगी। क्या बात है। अब क्या करें? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्वाइस ऑफ टी होगी, है ना। तो अब क्या हो गया कि अब हमारे पास ये ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, अब इसको सीधा कनेक्ट करें। तो कनेक्ट करते हैं कैसे? दैट वी हैव T1 A1। तो अब मैंने देखा कि ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, मैंने कहा भाई ये तो जा रहा है नीचे, क्योंकि A1 तो नीचे डायरेक्टेड है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, है ना, 180 डिग्री हो गया। तो सीधा मैंने इसको लिखा, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, सीधा, मतलब आपको लगे ना कि भाई बहुत अच्छा मेथड है, इसलिए T इंटू A1, और ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि एंगल 180 है। और दूसरे वाले में देखा, इस वाले में, है ना, तो कितना हो गया? प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ T and A2 equal to 0। I think the question is over। क्वेश्चन इज ओवर। होगा मुझे A2 पॉजिटिव मिल जाएगा यहाँ से, है ना। मतलब अगर मैं पूरा वेक्टर से लिखता, मैं पूरा वेक्टर से लिखता हूँ, मतलब मैं इसके अंदर इस तरीके से मेंशन आउट कर लूँ कि मैंने साइंस कंसीडर नहीं करे, तो मैंने साइन कंसीडर करें तो ऑटोमेटिकली आ जाता। मतलब अगर मैं इसको लिखता है TA1 प्लस ट्वाइस ऑफ TA2 इक्वल टू 0, तो फिर ये TA1 इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ TA2, T एंड T कैंसिल, A1 सीधा -2A2 आ जाता अपने आप। वो सर्टिफाई कर रहा है कि एक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। So which is the easiest? Of course, we understand that this is the easiest of the lot method। और आप सबसे ज्यादा इसी को अप्लाई करें और ज्यादातर क्वेश्चंस में इससे आंसर बहुत इजीली बन जाता है। कहीं कोई क्वेश्चन कभी अटके, आंसर मैच ना करे, तो फिर आप पुराने वाले मेथड पे जा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो पुराना वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं उसके अंदर आपको लगेगा, फील होगा कि ये मेथड सबसे इजियर मेथड है, द सूडो वर्क मेथड। सो लेट्स ट्राई। अब वेरियस क्वेश्चंस को देखते हैं। अब तो हमने मेथड सीख लिए हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन गो विद द एनी अदर पर्टिकुलर आइडिया। ठीक है, ये क्या आ गया? दैट इज स्ट्रिंग एंगल कंस्ट्रेंट। क्या आ गया? एंगल कंस्ट्रेंट। अब इसके लिए भी एक एक्सक्लूसिव मेथड दिया जाता है। अब देखते हैं वो एक्सक्लूसिव मेथड कैसे काम करता है। एक्सक्लूसिव मेथड काम करता है कि मान लो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग के दो एंड्स हैं,
और ये स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल होती है, अपने को पहले से पता, वी नो दिस आइडिया कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अब क्या करा कि दो लोगों ने दो एंड्स पकड़ लिए इसके और इसको कहीं पे भी मूव करा दिया रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। मतलब ये वाला जो एंड 1 है इसको कहीं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी v1, और ये वाला जो एंड है इसको किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी एज इक्वल टू v2, और कहीं और भी हो सकती है, मतलब नीचे की तरफ भी हो सकती है, एक रैंडमाइजेशन है, कहीं भी दे दी। हमने क्या करना है, जो अलोंग द स्ट्रिंग वाली लाइन है जो मैंने डॉटेड बनाई है उसके साथ में इन वेलोसिटी वेक्टर्स का एंगल चेक करना। तो मैंने यहाँ पे θ1 देख लिया और यहाँ पे कितना आ गया, θ2 आ गया। अलोंग द स्ट्रिंग की लाइन के साथ में जो भी वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनके एंगल को चेक ऑन कर लिया भाई मैंने। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, इनको रिजोल्व करूंगा, इन वेलोसिटीज को रिजोल्व करूंगा तो कंपोनेंट्स बनेंगे। तो कहाँ वाला कंपोनेंट देखना मैंने, अलोंग द स्ट्रिंग। तो मैंने अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे कंपोनेंट देखा v1 cos θ1, यहाँ पे अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट देखा v2 cos θ2। एब्सोल्युटली। दूसरे वाले कंपोनेंट्स अभी मैं नहीं देखूंगा, दूसरे वाले कंपोनेंट्स में देखूंगा बाद में जब मैं सर्कुलर मोशन करूँ, जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स है। अभी मुझे अलोंग द स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट देखने। अब तीन कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, केस 1, क्या कंडीशन हो सकती है, v1 cos θ1 जो है वो v2 cos θ2 से कम है। अगर ऐसा हुआ तो पॉइंट 1 स्लो मूव कर रहा है, पॉइंट 2 फास्ट मूव कर रहा है। रिपीटिंग अगेन, पॉइंट 1 स्लो मूव कर रहा है, पॉइंट 2 फास्ट मूव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रिंग तो ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि सेकंड पॉइंट फास्टर मूव कर रहा है, पहला पॉइंट तो उसको पेस अप नहीं कर पाया, तो वो ज्यादा मूव कर गया तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। सो द स्ट्रिंग स्नैप्स, टूट गई। और स्ट्रिंग स्नैप होगी मतलब कनेक्शन टूट गया। अरे हमारा आर्टिकल तो कनेक्टेड मोशन का है, तो स्ट्रिंग तो टूट गई, तो कनेक्शन ही टूट गया, टेंशन ही जीरो हो गई, तो फिर क्या फायदा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमने सोचा चलो ऐसा नहीं हो सकता, केस नंबर 2 चेक कर लेते हैं कि भाई v1 cos θ1 जो है वो v2 cos θ2 से ज्यादा है। रिवर्स करके देख लो कि पहले वाली वेलोसिटी कंपोनेंट ज्यादा है। तो मैंने कहा अगर पहला पॉइंट फास्टर मूव करेगा, दूसरा स्लो मूव करेगा, तो वन तो उसको अप्रोच करने लगेगा, तो स्ट्रिंग तो लूज हो जाएगी, क्योंकि पहला पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, दूसरा कम मूव करेगा, तो स्ट्रिंग इज गोइंग टू बिकम स्लैक। तो स्ट्रिंग स्लैक, मैंने कहा फिर से कनेक्शन टूट गया, क्योंकि टेंशन तो फिर से जीरो हो गई, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के बीच में 1 और 2 के बीच में जो भी कनेक्शन है वो तो टेंशन फोर्स के थ्रू है। इन दोनों ही कंडीशंस में कनेक्शन टूट रहा है, कनेक्टेड मोशन नहीं है, तो फिर एक ही कंडीशन वायबल है, एंड दैट इज द केस नंबर 3। सिर्फ यही चलेगी, ये नहीं चलेंगे। क्या चलेगा, v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। अगर ऐसा होगा तो स्ट्रिंग विल रिमेन टॉट, the string will remain taut and the tension will not be zero, क्योंकि जितना 2 चलेगा उतना 1 चलेगा। जैसे गाड़ी को टो करके लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, बीच के अंदर एक कनेक्शन लगा देते हैं, अब बोलते हैं कि भाई मेरी स्पीड को मेंटेन करके चलना, तो फिर क्या होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अरे दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, मतलब द स्ट्रिंग रिमेन्स इनएक्सटेंसिबल ओवर हियर, एंड दैट्स एग्जैक्टली द आइडिया कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है तो इन शॉर्ट dl/dt आपका 0 होना चाहिए, तो चेंज नहीं हो सकती, और तभी पॉसिबल है जब रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन 0 आ जाए। इसका मतलब, इस आइडिया का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज है ना, और सेम डायरेक्शन में जब वेलोसिटीज होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है, माइनस करके। इसका मतलब ये नहीं हो गया v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2 इक्वल टू 0, एक ही बात हो गई। इसका मतलब जो v रिलेटिव है along the string वो आपकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। उसी का तो मतलब dl/dt 0 उस लाइन के अंदर। तो अपने को यहाँ से क्या सीख के रखना है कि हम अपने को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, दैट्स सिंपल, कि हमने सीधा इसको अप्लाई कर, सीधा इसको अप्लाई करने का मतलब है along द स्ट्रिंग आपने कंपोनेंट देखने इक्वल करते, दोबारा along द स्ट्रिंग आपने कंपोनेंट देखने हैं और उनको इक्वल कर देना है, तो आपकी जो मिसिंग टर्म होगी वो मिल जाएगी। 4 टर्म्स है, v1 v2 θ1 θ2। क्वेश्चन विल गिव इंफॉर्मेशन ऑफ 3, आपसे कोई चौथी चीज पूछ ले तो कैसे निकालनी है, दैट इज वाया द स्ट्रिंग एंगल कंस्ट्रेंट। इजंट इट द सेम आइडिया, कौन सा सेम आइडिया, इजंट इट द सेम आइडिया कि
यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगी, तो एक सेकंड मतलब सोच लेते हैं। यहाँ टेंशन ऐसे लगेगी, और इस पे टेंशन ऐसे लगेगी ना, इसी तरीके से। यस सर, ऐसे लगेगी। तो मैंने कहा क्या ये सेम आइडिया नहीं है कि अगर मैं T1 डॉट V1 निकालता हूं, तो क्या ये नहीं आता TV1 cos θ1? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही है, TV1 cos θ1 आता। वेरी गुड। और दूसरे में एंगल सर ये वाला हो जाता, इधर वाला एंगल हो जाता। तो मैंने कहा सीधा सीधा बोलो कितना एंगल हो जाता। मैंने कहा सर ये हो गया 180 माइनस ऑफ θ2, ये वाला एंगल। मैंने कहा ग्रेट। सो मतलब प्लस टी, टेंशन तो सेम ही है, एक ही स्ट्रिंग है, into V2 cos of 180 minus of θ2 is equal to 0. That the net work done by the tension forces should be 0. Which means that is TV1 cos θ1 और cos 180 minus θ2 कितना हो जाएगा? Minus cos θ2. So minus of T V2 cos θ2, that becomes 0. Hence TV1 cos θ1 is equal to T V2 cos θ2. So T and T शहीद, और सेम रिजल्ट आ गया भाई। So टेंशन कंस्ट्रेंट तो वेरी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो सूडो वर्क कंस्ट्रेंट है वो तो यहाँ भी लगती है। अब बुक्स उसको अलग लहजे से दे देती हैं, मैंने भी अलग लहजे से आपको समझा दिया, स्पेशल एडिशन बता दिया, इस तरीके से इसकी डेरिवेशन भी दिखा दी। पर जो मैंने बोला था स्पेशल है, स्पेशल क्या है? जो सूडो वर्क कंस्ट्रेंट। तो ये सारी कंस्ट्रेंट जो बाकी आप देख रहे हो, वो सारी की सारी उसके थ्रू बड़ी आसानी से हो जाती है। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। एंगल लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए बताया था मैंने कि वो वेक्टर है भाई, that is Ti dot Vi as equal to 0। ये वेक्टर रिलेशन है। इसको जो नहीं सीखता है वो फंस जाता है। वो एंगल वैंगल देखना पसंद नहीं करता, सोचता है एंगल कौन देखेगा भाई। तो एंगल नहीं देखोगे तो फिर फंस जाओगे। एंगल देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली कि क्या एंगल बन रहा है। वेक्टर्स हैं सारे के सारे। चलो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी दो मेथड मिल गए एक तरीके से। एक ये मेथड मिल गया सीधा सीधा कि कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इक्वेट कर लो, और दूसरा था मतलब जाहिर मेथड है ही हमारे पास। कौन सा? दैट इज फॉर योर सूडो वर्क मेथड। बढ़ते हैं भाई आगे पे। सो प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज यू वांट, मतलब जिस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। प्लीज रिलेट V1 एंड V2। The question is very simple. Find the relation between V1 and V2. Can you please find it? Find the relation between V1 and V2. थीटा गिवन है तो मतलब V1 V2 थीटा के बीच में रिलेशन आपने अप्लाई करना है। बताओ भाई क्या बना रिलेशन? जिस मर्जी मेथड से करना चाहो कर सकते हैं। एंगल कंस्ट्रेंट है तो दिमाग में तो एंगल वाला मेथड ही चलेगा। सो व्हाट इज द रिलेशन? मतलब ऑप्शन कैसे आ सकती है? देखो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन कैसे आ सकती है? V1 is equal to V2 cos थीटा, B V2 is equal to V1 cos थीटा, C V1 is equal to V2 sin थीटा, D V2 is equal to V1 sin थीटा। अब तो बता दो भाई ऑप्शन, which option? बोलो भाई। बी which option? बी पार्ट। पार्ट। करा क्या भाई हमने कि हम जो स्ट्रिंग है उसको देख लेते हैं, स्ट्रिंग को। तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी देखिए। तो स्ट्रिंग के अलोंग V2 तो पहले से ही है, अलोंग द स्ट्रिंग है। और जो ये बॉल है उसकी वेलोसिटी V1 यहाँ पे थी, लेकिन उसका ये एंगल मिल गया हमें यहाँ पे थीटा। तो क्या हुआ? उसका कंपोनेंट ले लिया हमने तुरंत अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट कितना हो गया? V1 cos थीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। दैट्स इट। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब अलोंग द स्ट्रिंग आपने कंपोनेंट इक्वेट कर दिया, तो ये V2 जो है ये आपका V1 cos थीटा के बराबर होगा। And therefore the question is easily done, that we have V2 as equal to V1 cos theta, and of course that's matching the B part over. आप उसको टेंशन स्ट्रिंग, टेंशन कंस्ट्रेंट से भी कर सकते हैं कि दोनों में टेंशन सेम है, इसमें T और इसमें T, अपने आप खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर हम चेक कर रहे हैं पहले इसके लिए, तो इसके ऊपर सूडो वर्क जो आ रहा है वो आ रहा है आपका T into V2 प्लस हो गया। और अगर हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एंगल मिल गया आपको, ये वाला T और V1 के बीच में, ये T और ये V1, और ये एंगल मेरा 180 माइनस थीटा होगा। सो दैट इज प्लस एज
t into v1 cos of 180 minus theta, और ये कुल मिला के वर्क डन 0 होगा। So that gives me t v2 और cos 180 minus theta वापस से minus cos theta हो गया। So minus of t v1 cos theta as equal to 0. So t गया और v2 कितना बन गया, फिर से v1 cos theta. So I am self correcting myself कि दो मेथड से चेक कर लिया तो मुझे ऑप्शन की क्या जरूरत है, मेरे को तो पहले से पता है कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। That's a dual advantage by using the multiple constraints also. सिस्टम के तहत तक पहुंच जाते हैं, मतलब एक्चुअली में ना क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर कुछ हमारी नजरों से बच नहीं पाता। कंस्ट्रेंट मेथड ऐसा आर्टिकल है और बहुत सिंपल तरीके से हम समझ पा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। दो क्वेश्चन है बोनस आपके पास। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द वीबी, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। प्लीज टेल द वैल्यू फॉर द वीबी। प्लीज टेल द वैल्यू फॉर वीबी। तो देखो cos 37, sin 37, tan 37 सभी को आता है। मतलब ये 10 सेकेंड वाले पॉइंटर्स हैं क्वेश्चन, मतलब कोई वैल्यू नहीं है इन क्वेश्चंस में, मतलब नंबर फिर भी मिल जाते हैं। अगर आ जाए तो 3 नंबर फिर भी मिल जाते हैं। बोलो भाई, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द वीबी? यस ऋत्विक, व्हाट इज द वैल्यू फॉर वीबी? सर 10 मीटर पर सेकंड। 10। वीबी का कंपोनेंट ले लें। लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ द वीबी। तो अगर हम वीबी का कंपोनेंट कहाँ ले, अलोंग द स्ट्रिंग ले। सो हमने सबसे पहले तो अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शन चेक कर लिया। सो अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शन तो ये है, और इसके अलोंग हमने कंपोनेंट लेना है। तो वीबी इस डायरेक्शन में है, गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ बचा तो है नहीं। ये एंगल गिवन है 37, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे हमने चेक कर लिया। तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना है, वीबी कॉस ऑफ 37, और वो किसके बराबर होना चाहिए, इस वेलोसिटी के, जो कि हमें वीए गिवन है। सो वीए डायरेक्टली कितना हो गया, दैट इज वीबी कॉस 37। खत्म हो गया। मतलब अगर रिलेशन पूछा जाता तो ये हो जाता। और वी अपने को गिवन है 8, वीबी अपने को निकालना है। cos 37 कितना है, 4/5। सो द वैल्यू फॉर द वीबी ओवर देयर बिकम्स 40/4, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एज अ रिजल्ट ओवर देयर। सिंपल अलोंग द स्ट्रिंग चेक करें। Okay, try out the next one. Find out the value for VB once again in the second question. Just we need to check the velocity components along the string. सर 6। B वाला किधर Yes, मूव sir. करेगा, राइट को लेफ्ट को? B वाला किधर मूव करेगा, राइट को लेफ्ट को? लेफ्ट। लेफ्ट है ना, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी, इस तरफ इंक्रीज करेगी, इस तरफ, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक आगे को जाएगा, अगर ये कंडीशन देखें तो ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर पहुंचेगा, तो पुली से इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और इस तरफ जो स्ट्रिंग लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ब्लॉक बी जो है दैट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली। अगर ये इधर मूव करेगा तो वो भी इधर ही मूव करेगा, ताकि ये जो स्ट्रिंग लेंथ है यहाँ पे जो थी L1 एंड L2, और यहाँ पे जो L1 प्राइम है और ये जो L2 प्राइम है, ये मिलके कांस्टेंट ही आए, वो ना बदले। दैट्स एन ओवरऑल आइडिया तो सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। तो कंपोनेंट तो सिंपल ही है भाई। देखो इसकी वेलोसिटी अपने को गिवन है VA की, उसको हमें अलोंग द स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर आप लोगे तो उसका कंपोनेंट मिल गया आपको, दैट इज VA cos ऑफ 53। और सिमिलरली इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने देख लिया कि इधर आ रही है, तो उसका कंपोनेंट हमने अलोंग द स्ट्रिंग चेक करा इधर। तो VB का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग दैट बिकम्स VB cos 37। अब अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट इक्वेट कर लो। सो VA cos 53 should be equal to VB cos 37. So that's the relation between them. Great. अब VA की वैल्यू अपने को 10 गिवन है, cos 53 अपने को पता है कितना होता है, cos 53 3/5 as equal to VB निकालना था, cos 37 कितना है, 4/5। सही बोल रहा हूँ ना? cos 37 4/5, cos 53 3/5। So 5 and 5 gets cancelled. So VB हो गया 30/4। तो 7.5 आ रहा है ना, 6 Yes, बोला sir. था। यस सर।
Yes, sir. Working 7.5 meter per second as well as. And बेटा ड्यूल प्रैक्टिस मतलब एक दो बार करने के बाद में क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है और एक सेंस आ गया ना कि सर यहाँ पे ना ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, टेंशन कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसमें तो ये वाला लगा लो, कंपोनेंट इक्वेट कर लो दोनों साइड से, वो ज्यादा इजी। तो मेथड्स सारे बता दिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब एंड डे आता है, मतलब जब पर्टिकुलर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है, सो आपकी अपनी ट्रिवियल सेंस अपील करती है कि भाई कौन सा मेथड लगा, है ना, किससे इजी होगा, एक सेंस आ जाती है, अपने आप ही इंट्यूशन आ जाती है, ये वाला लगाओ, इससे आंसर फटाफट आ जाएगा विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। राइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2 बताना है। बड़ा कर देता हूँ डायग्राम में। ठीक है भाई, ये है v2, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन बता रखी है, ये v1 अंडरस्टूड भी है ना, वो उधर जाएगा राइट को, तो स्ट्रिंग लेंथ लेफ्ट से कम होगी, वो ऊपर जाएगा, तो v2 और v1 के बीच का रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। हेल्प आउट बताओ वही क्या रिलेशन है, एंगल भी गिवन है भाई, यहाँ वाला ये एंगल गिवन है, थीटा, फाइंड प्लीज। बोलो 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 बोलो। क्विक क्विक क्विक। थीटा एंगल मेंशन्ड है, थीटा एंगल मेंशन्ड है। V1 is equals to V2 cos theta. v1 इक्वल टू v2 cos थीटा, कोई 2 का फैक्टर तो नहीं है कहीं पे? yes sir 2 आ रहा है क्या बना v1 फिर v1? v1 by v2 2 आ रहा है शायद। v1 बाई v2 सीधा 2 आ रहा है, मतलब एंगल नहीं आएगा। नहीं, एक ऑप्शन ये बताई गई है मेरे को, दूसरी बताई गई है v1 इक्वल टू v2 cos थीटा। थिंक थिंक, एंगल यूज हुआ कि नहीं हुआ? एंगल का कोई यूज आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो एक्सप्लेन करो। सर सेकंड स्ट्रिंग के साथ भी एंगल गिवन होगा फिर आएगा यूज, तो टेंशन के फिर कंपोनेंट्स ले लेंगे ना तो एंगल थीटा एक गिवन है, तो दूसरा तो अपने आप ही पता चल रहा है। तो एंगल तो पता चल ही रहा है ना। अगर हम टेंशन से करें, सो व्हाट विल हैपन टू द टेंशन, यहाँ पे टेंशन अगर हम टी ले लें, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी? टी आएगी। इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितनी आएगी? टी आएगी। करेक्ट, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी ये बताओ, इस वाले में व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग? Vice of t. 2t sin theta। ये एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल देखें, ये एक स्ट्रिंग यहाँ बना लूंगा, है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। करेक्ट है, तो इसका मतलब अगर ये टी इधर आ रही है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ गया? टी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और टी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो गया? टी साइन थीटा हो गया। करेक्ट है, तो इसका मतलब जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसका भी कंपोनेंट आ जाएगा उधर, तो मतलब
इस डायरेक्शन में पुली को अगर हम ऐसे देखते तो फिर ये कंपोनेंट कैसे आता है, टी साइन थीटा, और ये भी कैसे आता है, टी साइन थीटा, और फिर ये कितना हो जाता, ये उसका डबल हो जाता, मतलब ये अगर मैं टी प्राइम लिख लूं, सो टी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा। अब कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो इस वाले ब्लॉक के लिए, फॉर दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसके लिए t इंटू वी वन पॉजिटिव हो गया क्योंकि ऊपर ही मूव कर रहा है, और इस ब्लॉक पे ये टेंशन किधर लगेगी, पीछे लगेगी, क्योंकि पुली पे तो आगे लगी है तो ब्लॉक पे पीछे लग रही है, वो टी प्राइम है, सो दैट इज प्लस टी प्राइम इंटू वी टू कॉस 180 हो गया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एंड दैट इज इक्वल टू 0, cos 180 माइनस 1 हो गया, सो t इंटू वी वन शुड बी इक्वल टू एज टी प्राइम इंटू वी टू। अब टी प्राइम की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, so that should be t v1 as twice of t sin theta and into v2, so ये t cancelled है and we are getting v1 upon v2 as equal to twice of sin theta as a relation. अब ये अगर आप पहले वाले मेथड से करने की कोशिश करोगे तो टफ हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के लिए आपको डायमेंशंस देखनी पड़ेंगी, y x सब देखना पड़ेगा, so pseudo work will give you the easy format answer. चलो एक और कर लेते हैं आज के लिए, लेट्स फिनिश वन मोर, अच्छा दो ही आ गए, सो दोनों फिनिश करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन वन, इसके अंदर हमें दोनों की वेलोसिटीज को रिलेट करना है, दोनों की। तो इसकी वेलोसिटी अगर लेफ्ट को है एज v1, तो इसकी वेलोसिटी जो v2 है वो कितनी होगी, आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट रिलेट v1 एंड v2। I think we can go directly by the tension constraint। ऐसे क्वेश्चन के अंदर इजी लगेगा हमें, क्योंकि कहीं पे एंगल है, कहीं पे स्ट्रेट है, तो ऐसी कंडीशन में टेंशन कंस्ट्रेंट कैन बी मच इजियर बेट फॉर अस सूडो कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले टेंशन वॉच कर लो, तो इसमें टेंशन स्ट्रिंग में अगर टी लोगे, इसमें अगर टी लोगे, इसमें अगर टी लोगे, इसमें ट्वाइस ऑफ टी होगी, सिंपल। और फिर चेक ऑन कर लो, T1 V1 प्लस T2 V2 इक्वल टू 0, तो इसके लिए चेक कर लो, और इस वाले के लिए, इसके बीच का एंगल आपको सामने सामने आ गया। क्या बना फिर, इसके लिए ट्वाइस ऑफ टी V2 पहले वाले के लिए, है ना, वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे मूव करेगा, अगर 3m वाला लेफ्ट को जाएगा तो वाला ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। हमने यहाँ पता चल जाएगा हमें, ट्वाइस ऑफ टी V2 हमने तो ऊपर एज्यूम कर लिया, और अगर हम दूसरे वाले के लिए अप्लाई कर लें, सो दैट इज प्लस टी V1 cos थीटा, ये आ गया, क्योंकि बीच का एंगल तो थीटा ही है, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 0, सो टी तो कैंसिल हो गया, सो ट्वाइस ऑफ V2 इक्वल टू माइनस V1 cos थीटा आ गया। तो समझ में आ गया कि एक का डायरेक्शन आपका नेगेटिव होगा, जो आपने एज्यूम करा उसको ऑपोजिट है, राइट। सो सिंपल हो गया। और ये वाले क्या अभी आंसर निकाल दो, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, मतलब 2-3 बार आ चुका है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। गेट द रिजल्ट फॉर दिस, क्या बोला हुआ क्वेश्चन में देख लो। इन द फिगर द एंड्स पी एंड क्यू ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स, तो साफ साफ बता रखा है इसमें ना, क्लियर बता रखे कि पी और क्यू नीचे जा रहे हैं, तो ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है ना, पी और क्यू को नीचे खींचोगे तो जो बीच वाला है वो ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली वो ऊपर मूव करेगा। तो बोला भी हुआ उसने कि वो बीच वाला ऊपर मूव करेगा, कितनी स्पीड से करेगा उसकी ऑप्शन दे रखी है, which is the correct option, tell? A part, recheck, ये दोनों की स्पीड यू है, तो कोई एक ही स्ट्रिंग पकड़ लो, दोनों पकड़ने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि दोनों साइड तो सिमेट्री है, किसी एक ही स्ट्रिंग को पकड़ लो, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये वाला पक्का ऊपर जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है, सो ये कैसे पता है कि वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सिंपल है भाई। देखो अगर यहाँ पे टेंशन टी होती, यहाँ पे टेंशन टी होती, तो इसको जब रिजोल्व करते हैं ना टेंशन को, तो ये ऑपोजिट वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, देखो टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा,
तो हॉरिजॉन्टल तो मूव कर ही नहीं पाएगा, और जो ऊपर कंपोनेंट लगते हैं ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा, उसकी वजह से वो भाई ऊपर मूव करता है। तो सिंपल है, क्वाइटली इजी है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना स्ट्रिंग वाला कंडीशन लगा ली, तो स्ट्रिंग वाली कंडीशन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी मैंने ऊपर एज्यूम कर ली कि भाई इसकी ना v है, B इसकी part, फाइनल सी पार्ट या बी पार्ट, B. बी पार्ट, ये तो वाले B की part। वेलोसिटी u है एक, और ये कितना है थीटा, तो मैंने C. इसका रिजॉल्व कर लिया यहाँ पे, ये बन गया मेरा v cos थीटा, और अलोंग द स्ट्रिंग चेक कर लिया, सो अलोंग द स्ट्रिंग चेक कर लिया तो v cos थीटा कितना हो गया, u के बराबर हो गया। So therefore the value for the v that becomes u upon cos theta। अब कोई मुझसे डाउट करेगा, बोलेगा सर राइट साइड वाली स्ट्रिंग तो आपने देखी ही नहीं, तो मैंने कहा वहां से भी सेम आएगा, अगर राइट साइड वाले से देखो तो रिलेशन बनेगा यही भाई कि v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, क्योंकि राइट साइड स्ट्रिंग से भी देखेंगे तो भी सेम बिहेवियर आएगा, अगर बना के देख भी लोगे तो भी कुछ कंडीशन नहीं बदलने वाली है, सेम ही आएगा। उस स्ट्रिंग के लिए चेक करोगे तो उसके लिए u यहाँ पर है, और इस v को जब इधर रिजॉल्व करोगे तो फिर से कंपोनेंट v cos थीटा आ जाएगा, तो फिर से जब रिलेट करोगे तो सेम ही रिलेशन आ रहा है v cos थीटा इक्वल टू। अगर अपनी बात को वेरीफाई करना है ना, तो मैंने सोचा टेंशन कंस्ट्रेंट लगा के देख लेता हूँ कि गलती ना हो मेरे से, तो मैंने चेक कर लिया, तो मैंने चेक करा कि जो है सेंटर वाला ब्लॉक है उस पर टेंशन कितनी है, ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा, क्योंकि टी साइन थीटा तो कैंसिल हो गई थी, सो दैट्स ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, सो इनटू v, और बाकी वाले जो हैं इनमें टेंशन कितनी है टी एंड टी, और वो दोनों नीचे जा रहे हैं, तो दोनों पे कितना आएगा, माइनस ऑफ टी इंटू यू एंड माइनस ऑफ टी इंटू यू इक्वल टू 0, क्योंकि तीन पार्ट्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देख लो, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ टी कॉस थीटा इनटू v एज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी इंटू यू, सो ट्वाइस ऑफ टी कैंसिल, v फिर से कितना आ गया अपना u अपॉन कॉस थीटा आ गया। तो क्या हुआ, टेंशन कंस्ट्रेंट ने आके दुविधा दूर कर दी, जो दिमाग में किसी के आ सकती थी कि नहीं नहीं डबल का फैक्टर तो नहीं आ रहा है, तो सारी दुविधा इस मेथड से दूर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई विल टेक अ लीव फ्रॉम यू। थैंक यू सर। यस बेटा। लास्ट स्लाइड दिखाना।